मनोज्ञा के पास जाने से पहले आपको एक बार फिर बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने किया, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 2 मई को आएंगे। पहला चरण 27 मार्च और 8वां चरण 29 अप्रैल को होगा। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी। अगले 4 राज्य आप देख लीजिए, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। असम में 3 चरणों में 27, 1 और 6 अप्रैल को, तमिलनाडु में 6 अप्रैल, केरल में 6 अप्रैल और पुदुचेरी में भी 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे सभी एक साथ यानी 2 मई को आएंगे। तो 5 राज्यों में वोटिंग कब कब होगी ये तय हो चुका है। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च के अलावा 1, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। नतीजे 5 राज्यों के चुनाव के एक ही दिन यानी कि 2 मई को आएंगे। 2 मई को सभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये पश्चिम बंगाल की आप तारीखें देख रहे हैं। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग की जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहां पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। और मैं चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसके लिए आप अतिरिक्त बल के साथ साथ वहाँ अतिरिक्त अधिकारियों की भी नियुक्ति करें जो हर जिले में स्वयं उपस्थित रहकर वॉच कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होंगे चुनाव। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद क्या सोचती है पश्चिम बंगाल की जनता। जादवपुर में पश्चिम बंगाल के मौजूद हैं मनोज्ञा लोईवाल, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज्ञा, ओवर टू यू। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दरअसल कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसका फैसला मई के महीने में हो जाएगा। बड़ा दिलचस्प होगा ये चुनाव क्योंकि 8 फेज में होगा। इसके पहले कभी हुआ नहीं है, 7 फेज तक हुआ है। लेकिन क्या होंगी इस बार की खास बातें, हमारे साथ आज होंगे प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस से ओम प्रकाश मिश्रा, निखिल प्रसून जी है बीजेपी से, प्रभिषेक सिंह कांग्रेस से और देवाशीष से होंगे सीपीआईएम से। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे आप आज चुनाव आयोग की इन तारीखों को देखकर? कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। 1.5 घंटा करीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और अभी भी पता नहीं चला है, काफ़ी डिटेल्स आई नहीं है। और हमारी लीडर माननीय ममता बंदोपाध्याय जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उनका रिस्पांस आएगा, आप लोगों को मिलेगा, उसके बाद बात होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया चैनलों को भी ये सोचना चाहिए जो जब आप लोग किसी को बुलाते हैं तो टॉपिक पहले से पूर्व निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी ख़त्म हुआ है 15-18 मिनट पहले इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी अभी इसके बारे में प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं जब तक ओम प्रकाश मिश्रा जी, आप प्रवक्ता हैं, आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं 7 फेज में चुनाव पहले भी होते थे, इस बार 8 फेज में हो रहे हैं, तो पार्टी इसको किस अंदाज से कैसे देख रही है? नहीं, ये तो मैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 324 आर्टिकल के बारे में बात कर सकता हूं, जो इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है और उनको क्या करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अच्छा काम। आप ही बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है क्या करना चाहिए इन संदर्भ में। मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको बता चुका हूं अभी जो इसके बारे में जो रिस्पॉन्स है ऑफिशियली आएगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे जो श्रोता हैं एबीपी न्यूज के, उनको भी धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि 15 मिनट पहले हुआ है और हम लोग तो इंस्टेंट पार्टी नहीं है और मैं इंस्टेंट स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूं और इंस्टेंट टेलीविजन होना भी नहीं चाहिए। मनोज्ञा जी, आपको भी पता है। तो इंस्टेंट नहीं होना चाहिए क्या? बीजेपी इंस्टेंट पार्टी है, इंस्टेंट टेलीविजन है और इंस्टेंट रिएक्शन भी है। निखिल जी, आप ही बता दीजिए। जी नमस्कार। देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। मैं पश्चिम बंगाल की महान जनता को बधाई देता हूं कि युद्ध की दुदुम्बी बज चुकी है, लोकतांत्रिक युद्ध की,
और जो चुनाव आयोग ने जिस 8 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला किया है, चुनाव आयोग ने विमर्श के बाद किया है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन आज का दिन बड़ा शुभ है कि आज के दिन जिस तरह चुनावों की घोषणा हुई है और उसके साथ साथ आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो परिवर्तन को परिवर्तित करने की जो दुदुम्बी बजी है, उसका एक अगला पड़ाव और निर्णायक पड़ाव आ चुका है और पश्चिम बंगाल की जनता एक निर्णायक फैसला। तो दल बल लेकर बंगाल में है कि बस जैसे चुनाव बाकी 4 राज्यों में है ही नहीं, सिर्फ यही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बेहद संजीदगी से लेती है। बाकी राज्यों को भी ले लीजिए, हर राज्य को संजीदगी से, वहां हमारा मैकेनिज्म बूथ स्तर पर तैयार है। पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमने दूसरी सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए हमें अब तक पीछे छोड़ दिया। आप मान रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है। बीजेपी चुनाव में अंश ग्रहण करेगी। लास्ट टाइम उनको 10.5% वोट मिला था। 3 विधायक जीते थे 294 में, और इस बार मैं समझता हूं जो बीजेपी का परफॉर्मेंस जो लास्ट टाइम था 3 विधायक का, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पता नहीं अब 7 गुना अच्छा हो जाए या 6 गुना 18, 20, 25 सीट तो मिलनी ही चाहिए बीजेपी को। अच्छी बात है, इलेक्शन में आ रहे हैं, इलेक्शन का शेड्यूल। लोकसभा की भी बात कर लीजिए, 2019 में भी तो अच्छे खासे ठीक ठाक आंकड़े थे, 3% का ही अंतर रह गया था। लोकसभा में तो देखिए दिलीप घोष जी वो इलेक्टेड हुए थे, 47,000 का मार्जिन था खड़गपुर सेगमेंट में। दिनेश त्रिवेदी कितने मार्जिन से हारे थे? वहां पर बाई इलेक्शन में क्या हुआ है आपको पता है? जो बीजेपी करीबन 67,000 वोट गवा चुकी है 5 महीने के अंदर में, और जितेंद्र तिवारी ने कोई बाई इलेक्शन नहीं लड़ा है, इसलिए वो सही नहीं है। तिवारी ने लिखते। आपसे पूछना चाहेंगे कांग्रेस कहां है इन सब के बीच में? क्या आज जो 8 फेज में चुनाव है, बाकी सब राज्यों को छोड़कर बंगाल पे फोकस? ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा से ही एक विचारधारा वाली पार्टी रही है। हम सभी देखते हैं कि देखिए, जैसे कि आप सभी दिखाई पड़ता है कि भाजपा और तृणमूल दोनों ही चचेरे मौसेरे भाई हैं। हमारी भाषा में कहा जाए तो हम लोग तो इनको सिंपल हम लोग भाजपा तृणमूल को एक मैंने ऐसी पार्टी बोली जाती है, इन दोनों की जरूरत पड़ने पर दोनों एक दूसरे का साथ दे देते हैं। आप भी तो दे रहे हैं, सीपीआईएम के साथ हो गए, आईएसएफ के साथ हो गए, जिसका साथ उसका ले लो। साथ हमारा काफी पुराना है, लेकिन अभी ये जो स्थिति आगे खड़ी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि तृणमूल की स्थिति जो है वो गंभीर है, और भाजपा के तो बड़े से बड़े नेता। 2016 के पहले आप एक साथ नहीं थे, प्रदर्शन करते थे वाम मोर्चा के खिलाफ और बंद बुलाते थे, भूल गए लगता है। नो, थैंक यू। आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड बंगाली। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए प्लीज। व्हाट इज द क्वेश्चन? আমার প্রশ্ন হচ্ছে कि जो आपके साथ इस समय सब पार्टियां एक साथ आ रही हैं, 8 फेज का इस बार चुनाव किया है चुनाव आयोग ने, हाउ डू यू लुक एट इट? No, this is absolutely the prerogative of Indian Election Commission of India. There is no problem if they think so. Considering the law and order situation of West Bengal, they can do it. We have no problem for it. But যে পদ্ধতিতে এই ইলেকশনটা করা হলো দক্ষিণবঙ্গ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে ভাগ করে, এটা মনে হচ্ছে যে দিস ইজ নট অ্যাট অল দ্য ডিসিশন অফ ইসিআই। সামথিং ইজ প্লেইং বিহাইন্ড দিস, সাম আর প্লেইং রোল বিহাইন্ড দিস, एंड आई थिंक दैट बीजेपी सुप्रीमोज आर देयर टू प्ले द रोल बिहाइंड द शेड्यूल। क्या है इसमें सच्चाई? बार बार बीजेपी पे सवाल उठ जाते हैं कि आप ही इसके पीछे, चुनाव आयोग की तारुकों के पीछे। अभी कुछ दिन पहले सब लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय ने इशारा किया है कि 7 मार्च को चुनावों की घोषणा होगी, और चुनावों की घोषणा आज हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, अपने जो विपक्षी लोग हैं उनको अपने विवेक पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा, और अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं यहाँ की सरकार से चंद प्रश्न करना चाहूँगा कि जो देखिए कुछ जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो हम लोग जो परिवर्तन को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है? आज इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हमारा था, करीब करीब बंगाल का 30% योगदान था, जो कि घट के 3% हो गया है। एफडीआई में जो टोटल भाग है बंगाल का 1% था 10 साल पहले, अभी भी 1% है। यहाँ बेरोजगार युवक मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ करीब बेरोजगारी पर एक बार आपसे पूछना चाहेंगे, वो बार बार आंकड़े बताते हैं कि यहाँ कुछ किया ही नहीं आप। त्रिपुरा में तो बंगाल की बात करिए। नहीं, सुन लीजिए, त्रिपुरा में किसकी सरकार है तो उनको अच्छी तरह से पता है जो यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो त्रिपुरा में। त्रिपुरा की आबादी 40 लाख है, कोलकाता की आबादी त्रिपुरा से ज्यादा है।
आप फिर अब यदि मुझको मोदी जी के बारे में बात कीजिएगा तो मैं आपको बोलूंगा मत पूछिए, क्योंकि जब मैं कुछ बता रहा हूं तो मुझे बताने दीजिए। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे खाली बोल रही हूँ, बंगाल की बात करिए, बाकी आप कुछ भी बोलिए। मनोज्ञा जी, आप मुझे यदि करेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगी तो वो शायद आपका काम नहीं है। एंकर हैं आप, एंकर के हिसाब से ही पूछिए। बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सबसे अच्छा पदक्षेप लिया हुआ है। यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उससे बहुत कम है। त्रिपुरा में बंगाल से 3 गुना ज़्यादा है, हरियाणा में 4 गुना ज़्यादा है, और पूरे देश की हालत खराब है। जीडीपी यानी कि गैस, डीजल, पेट्रोल आगे बढ़ रहा है, और जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब कम हो रहा है। मोदी सरकार की उपलब्धि है। देश का काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पर बंगाल में आंकड़े यदि आप देखें तो बंगाल 11 मामले में केंद्रीय सरकार ने फर्स्ट प्राइज घोषणा किया है। बंगाल का इतना अच्छा रिकॉर्ड है, ग्लोरियस रिकॉर्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बंगाल के मुकाबले कोई राज्य नहीं है। और गुजरात वो भी आगे काफी अग्रणी राज्य था, आज एक बीमारू राज्य हो गया है। सोशल डेवलपमेंट इंडाइसेस के ओर से देखें, पब्लिक हेल्थ के ओर से देखें, सो फार एज बंगाल इज कंसर्न, इट इज वेरी पीसफुल, इट इज वेरी स्टेबल एंड इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बंगाल पीसफुल है, इसका सवाल तो जनता से पूछ लेते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि बंगाल पूरी तरह से पीसफुल स्टेट है, कोई मारपीट नहीं होती है? पूरी तरह से सेफ स्टेट है, और ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट भी बोलता है जी, यहाँ पर जो लड़का लोग घुटता है वही अच्छा तरह से घुटता है। आप क्या कहेंगे? हंस रहे हैं? बंगाल तो इतना पीसफुल है कि यहाँ हर रोज नारियों का रेप होता रहता है। कामदूनी, पार्क स्ट्रीट, मध्यम ग्राम, आप कितना जोड़वाइएगा, जोड़ते जोड़ते रात खत्म हो जाएगा। इसलिए इनसे जितना कम पूछा जाए उतना ही अच्छा है। आप जो देख रहे हैं, क्या सवाल रहेगा आपका इनसे? हमारा सवाल तो मिश्रा जी से पहले है, कब तक हैं टीएमसी में, कब तक रहिएगा, चुनाव के बाद भी रहिएगा? इसका जवाब लेंगे सीधा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आपको रखे आगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन बेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉज। रूपा फ्रंटलाइन ब्रीफ्स एंड ड्रॉज विद इंपोर्टेड रबर वेस्टबैंड, ये आराम का मामला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के करीब एक संदिग्ध कार मिली। हरे रंग की स्कॉर्पियो कार के भीतर से विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाले करीब 20 जिलेटिन छड़े बरामद किए गए। गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट भी लगा हुआ था। कार पर जो नंबर लगा है, हैरानी की बात यह है कि ये नंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड एक लैंड रोवर गाड़ी का नंबर है। साथ ही संदिग्ध कार से कई और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। इस बात की जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने एंटीलिया के पास विजय स्टोर्स नाम की दुकान का सीसीटीवी खंगाला, जिसमें दिखा कि बुधवार देर रात 1 बजे इलाके में स्कॉर्पियो पार्क की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार से पता चला कि स्कॉर्पियो में मौजूद शख्स लंबे वक्त तक बाहर ही नहीं निकला। स्कॉर्पियो के अलावा सफेद रंग की गाड़ी भी वहां मौजूद थी। एंटीलिया के पास जिलेटिन छड़ों से भरी स्कॉर्पियो का असली मालिक कौन है, पुलिस आरटीओ की मदद से अब इसकी गहरी छानबीन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध स्कॉर्पियो से जो नंबर प्लेट बरामद हुई है, इनमें से कुछ मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगी गाड़ियों के नंबर प्लेट से मैच खाती है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। सूत्रों का दावा है कि स्कॉर्पियो में धमकी भरा एक लेटर भी बरामद हुआ है। एंटीलिया की सुरक्षा इसको लेकर बढ़ा दी गई है। मुकेश अंबानी के पास पहले से Z+ और उनकी पत्नी नीता के पास Y कैटेगरी की सिक्योरिटी है। वहीं मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुकेश अंबानी के खिलाफ गहरी साजिश की आशंका पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि जो भी असलियत है वो जांच में जल्द सामने आ जाएगी। और अब किसान आंदोलन की कुछ खबरें इत्मीनान से।
तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन अब भी जारी है। किसान संगठन आज युवा किसान दिवस मनाने वाले हैं। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के सभी मंचों का संचालन युवा करेंगे। किसान संगठन ग्लोबल लाइव वेबिनार भी करेंगे, जिसमें दुनिया भर के किसान नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस वेबिनार में तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होगी, तो वहीं इसमें आम लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। आंदोलन पर डटे किसानों से सरकार ने फिर से बातचीत की पहल शुरू की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र आंदोलनकारी किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, पर किसान संघ पहले सरकारी प्रस्ताव पर जवाब तो दें। हमने 12 दौर की बात पर जवाब अब तक नहीं मिला है। हालांकि किसान संगठनों के प्लान और सियासी समर्थन के बाद लगता नहीं कि बातचीत जल्द शुरू हो पाएगी। किसान बाहुल्य राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठनों को लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। दिल्ली में कांग्रेस के किसान नेता आज कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगे। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार 3 महीने में किसानों के मुद्दे को अनदेखी कर रही है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान लगातार अलग अलग और नए तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। सहारनपुर में माजरा के किसानों ने विरोध के लिए अपनी खड़ी गेहूं की फसल पर ही ट्रैक्टर चला दिया। हरियाणा के जींद में किसान सिर के बल उल्टा खड़ा हो गया। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में एक युवा किसान ने आंदोलन में शामिल होने के लिए 500 किलोमीटर की दौड़ लगा दी और 10 दिन में दिल्ली का सफर पूरा करने का लक्ष्य बना डाला। 26 जनवरी की लाल किला हिंसा कर रही है, सीधे लेकर चलते हैं उनके पास और सुनिए कह रही हैं बंगाल की मुख्यमंत्री। সেই মিটিং থেকে কথা বলে বেরোনোর পরে এইটা হচ্ছে। আমি প্রথমেই বলি, আমি সর্বভারতীয় ইলেকশন কমিশনকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি, বাধাই জানাচ্ছি যে তারা 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद, मुबारकबाद दोनों कहना चाहूंगी उनको। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धन्यवाद देते हुए, अभिनंदन करते हुए चुनाव आयोग का। আসামে 3টা ইলেকশন হচ্ছে, তামিলনাড়ুতে সম্ভবত 240 এর মতো সিট, 34, তাতে সেখানে ওয়ান ডে ইলেকশন। কেরালায় সিপিএম গভর্নমেন্ট আছে, ওয়ান ডে ইলেকশন। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন। কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? Now, whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided, as per BJP requisition, even I am really sorry to say that they cannot trust even West Bengal, the district also. I am really sorry. My question would be to Election Commission. I welcome your decision, but tell me why half of the district election every day? Why don't you do it? There must be some continuous the election, so that from post mobilization to election machinery everything is going to be together. কিন্তু আপনারা কি করেছেন? सेकेंड मार्च, যেটা सेकेंड ममता बनर्जी सीधा सवाल कर रही है चुनाव आयोग पर। अब कह रही है 8 फेज में ये चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, इसका सीधा फायदा क्यों और किसको मिलेगा, ये सब समझ में आ रहा है। इस फैसले के पीछे हो सकता है किसी की राजनीतिक मंशा भी हो और हो सकता है राजनीतिक पार्टी का हाथ भी हो। क्या सोचकर और किन सवालों के आधार पर 8 चरणों में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, ये सवाल उठाना सीधा राज्य सरकार पर मुनासिब नहीं है। মানে একটা জেলা 3 বারে বুঝুন অবস্থা।
এবার যে ইলেকশন হচ্ছে নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল বাঁকুড়া পার্ট 2 पश्चिम मिदनापुर पार्ट 2 सीधा सवाल और सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर तीखे वारों और तीखे बाणों से और तीखे शब्दों का प्रयोग करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा सवाल उठाया है इस बार बीजेपी पर और ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने इन तारीखों को किन शिकायतों के आधार पर और किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। हम ये जानते हैं कि चुनाव आयोग केंद्र के अधीन नहीं है, लेकिन एक ऐसी संस्था है जिस पर सबका भरोसा है। ফুটবল গ্রাউন্ড 23 দিনের খেলা খেলবেন আমাদের যায় আসে না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। আপনি জেলাকে ভাঙছেন, বিজেপি আপনারা জেলাকে ভাঙছেন, আপনারা মা বোনদের ভাঙছেন, অসম্মান করছেন, আপনারা ভাই বোনদের ভাঙছেন, আপনারা হিন্দু মুসলিম ভাঙছেন, আপনারা बांगाली भागती आप ही पूछ लीजिए, आप ही समझ लीजिए। हम ये जानते हैं इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। इन सारे सवालों का जवाब जनता देगी इस बार मतदान के जरिए। কিন্তু মনে রেখে দেবেন, বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে মমতা ব্যানার্জি, আমি একটা কথা আপনাদের বলি, বাংলাটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো চিনি। আমি গত 40 বছর ধরে আমার ছাত্র রাজনীতি থেকে আমি কিন্তু বাংলার বর্ডার টু বর্ডার চিনি, জেলা টু জেলা চিনি, অ্যাসেম্বলি টু অ্যাসেম্বলি চিনি। কাজে আপনারা যা করবেন আপনাদের সব চক্রান্ত আমরা ভেঙে দেব। আপনাদের এর উত্তর বাংলাকে অসম্মান করার, আমি মনে করি বাংলার মানুষ দেবে। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। और हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करबो विथ माय हम्बल रिक्वेस्ट, बंगाल की जनता ही इस बात का जवाब देगी। आप कितनी भी तारीखें ले आइए, आप कितने भी चरण ले आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल की जनता जानती है कि उन्हें कब क्या करना है और कैसे किसको जवाब देना है। इंतजार है उन्हें भी इसका जवाब देने का। We welcome your decision because we respect all of you the constitutional position. But please see, same man is being reputed as a ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है 8 चरणों में बंगाल में चुनाव कराने पर। चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं उसका आधार क्या है, इस पर भी सवाल उठाए हैं और ये भी पूछा है कि आखिरकार क्या कारण है जो इस तरह से बंगाल को 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान करना पड़ेगा। And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. And then you have to face the music. We are not. We the common people, we will fight out. आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से चुनावी सरगर्मियों में एक ही शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, 2 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये कहकर खेला हबे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर एक बार कह दिया कि कोई बात नहीं, खेला हबे। और इस बार बंगाल में 8 चरणों में खेल होगा। एक जिले में 2 बार में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, उसे 2 हिस्सों में बांटकर क्यों चुनाव करवाया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठाया है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि एक चरण को 2 भागों में जरूर बांटा गया था पिछली बार 2016 में, जिसका मतलब है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, जहां पर बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा लेफ्ट यानी कि नक्सली प्रभावित इलाकों में इस तरह की बातें देखी गई थी 2016 में, 2011 में भी। और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आवाज उठा रही हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, ये कहते हुए कि इस बार खेला हबे, 8 चरणों में खेल होगा और जनता इसका सही समय पर सटीक जवाब देगी। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, নেতা আর নেতা, এটা বাংলার কথা। अमित शाह, नरेंद्र मोदी यहां आएंगे असम में चुनावों के बाद, इसलिए ऐसी तारीखें रखी गई हैं। साथ ही ये भी सवाल उठाया है कि दक्षिण 24 परगना में हम लोग ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए 3 चरणों में इस जिले में चुनाव करवाए जा रहे हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक जिला को 2 पार्ट में चुनाव में क्यों बांटा जा रहा है। बंगाल में बंगाल के लोग
बंगाली ही शासन करेंगे। बड़ा सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक के बाद एक उठा रही हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, ये कहकर कि जो ये सवाल और ये जो फैसले लिए गए हैं इनका आधार क्या है, इनकी आधारशिला क्या है। इस तरह के फैसले अगर लिए गए हैं तो इसके पीछे राजनीतिक हथकंडा होने की पूरी संभावना है और है भी। And I will get the winning capacity, and we are the winners. We are the street fighters, but we are the winners. We can show you the result. And Mr. Narendra Modi and Amit Shah, please be prepared. Whatever you will destroy, you will try to destroy Bengal. Wait for 2024 election. We will not let you go alone. We will fight the battle together. Thank you so much. I think আজকে আমার এটুকুই বলার ছিল। আশা করি আই কভারড এভরি পয়েন্ট। কোনো লাভ নেই, আজকে যা বলার বলে দিয়েছি। কখনো কখনো তো করো না, সবই তো বলে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ। এই সময় তুমি সব কথা বলবে না প্লিজ। আমার পারিবারিক ব্যাপারে তুমি এভাবে করবে না। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत ही तल्ख अंदाज में आपत्ति जताते हुए, बार बार सवाल उठाते हुए कि अगर 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है। 3 बड़े सवाल उठा दिए कि अगर 8 चरणों में हो रहा है तो इसका फायदा किसको होगा, इसके पीछे मंशा क्या है। दूसरा बड़ा सवाल, असम में पहली बार पहले 3 फेज में चरण में चुनाव हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि जिससे बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहले असम में कैंपेनिंग कर लें और उसके बाद बाकी 5 फेज में बंगाल में आसानी से कैंपेन कर सकें। जिन जिलों में तृणमूल कांग्रेस इस समय सबसे ज्यादा अपनी बखत रखती है और सबसे ज्यादा उसकी पैठ है, उन्हीं इलाकों में बार बार तोड़ कर चुनाव कराया जा रहा है, 2 भागों में चुनाव कराया जा रहा है। ये बड़ा सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। इसके पहले 7 फेज में चुनाव हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2011 में भी कुछ इतनी ही संख्या थी फेजेस की जब वो पहली बार सत्ता में आई, 2016 में जब दोबारा सत्ता में आई। लेकिन आज जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8 फेज में सवाल क्यों, सीधा इशारा बीजेपी की ओर और चुनाव आयोग के किरदार पर यह कहते हुए कौन बनेगा मुख्यमंत्री जारी है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हेडलाइंस के सह प्रायोजक K2 Xenox the Intelligent Steel with Hexagonal Molecular Bonding। रामबंधु अचार पर शेजवान चटनी फ्री। लिंक अटूट पैडलॉक्स अब 2 करोड़ की कॉम्बिनेशन में लिंक लॉक्स। 27 वर्षों का विश्वास भूषण जीवन धारा कुकिंग ऑयल के साथ, प्योर भी हेल्दी भी। एंड्योरामास, अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे। ओकिनावा डुअल, साथ ही काम और परिवार का। ओकिनावा देश का इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। बेजान फर्नीचर में जान डाल दे। टिम्बर कोड बाय SD पेंट्स। 5 राज्यों में बच गया चुनावी बिगुल। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक 8 चरणों में होगी वोटिंग। सभी के नतीजे 2 मई को आएंगे। असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। लेकिन तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में सिर्फ 1 चरण में 6 अप्रैल को चुनाव। नतीजे 2 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने के फैसले पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला फैसला। सूरत में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। नगर निगम में कांग्रेस को पीछे छोड़कर नंबर 2 की पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। सीधे जादवपुर से लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस की ओर से हुंकार लग रही है। सवाल उठा दिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा चुनाव आयोग पे। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी। इलेक्शन शेड्यूल होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी को देख के। अब यदि इलेक्शन शेड्यूल इलेक्टोरल हिस्ट्री और पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंसिडरेशन में शेड्यूल हो तो सवाल तो उठना जायज है। अब तो अभी लोगों को शायद पता नहीं, अब सबको हंसने लग जाएंगे जब सुनेंगे जो मालदा के साथ नॉर्थ कोलकाता का इलेक्शन एक साथ होगा। आप अलग अलग फेज में कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का तर्क होगा, पहले भी हो चुका है। फेज की बात नहीं है, ये रिड्यूकुलस टाइप का एक माने हास्यास्पद। 7 फेज में 2016 और 11 में चुनाव हो तो ठीक है, 2021 में हो तो गलत है। आप मनोगिया जी,
मैं फेज की बात नहीं कर रहा हूं, किस तरह से फेज आउट किया गया है अलग अलग जिलों में, उसकी बात कर रहा हूं। आप एक ही जिले को, छोटे से जिले को 2 भाग में बांट रहे हैं। आप मालदा का और मुर्शिदाबाद का चुनाव कर रहे हैं नॉर्थ कोलकाता के साथ, और साउथ 24 परगना का और आपका नदिया का चुनाव अलग तरीके से। उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, उसमें दिक्कत ये है जो कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई। अच्छा, आपकी आपत्ति में लॉजिक है, उनके अनाउंसमेंट में लॉजिक नहीं है? नहीं, पहले हमेशा रहा है जो नॉर्थ बंगाल का होता है, ट्रूप डिप्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट का होता है, माओवादी गतिविधियां कहाँ हैं उसके कॉन्टेक्स्ट का होता है, कॉन्टिग्यूटी एक फैक्टर होता है। इस बार ये सब फैक्टर नहीं है। ये इस बार असम इलेक्शन का शेड्यूल शायद फैक्टर हो, किस तरह से। असम में हर बार 3 फेज में चुनाव हुए हैं, 14 अप्रैल के पहले हुए हैं। 20 साल से मैं कवर कर रही हूँ। अभी आप ये मुझे बता दीजिए कि आपके नेताओं के तुष्टीकरण के लिए चुनाव आयोग ऐसे कदम उठा रहा है, ये आरोप लग रहा है। देखिए, इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं कि हार की स्वीकारोक्ति है। याद करिए वो समय जब 33 साल से सीपीएम ने बंगाल की महान धरती को। मुझे अभी की बात बताइए निखिल जी, इतिहास में ना जाइए। और 2011 में जिस तरह जो इनकी स्थिति थी वही स्थिति इस वक्त हमारी है। पाड़ा पाड़ा में, मैं बाली बेलूर लिलुआ में काफी काम करता हूं, वहां हर एक भाजपा का कार्यकर्ता या तो जेल में है या बेल पे है, और इस तरह कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी तरह आपके कार्यकर्ताओं को उस वक्त किया जाता था, तब वो समय मत भूलिए। दीदी ने तो कह दिया जनता जवाब देगी, आपकी ये सारी आपत्तियों को जनता खारिज कर देगी। जब 2011 और 16 में इतने चरणों में चुनाव हुए तब कोई प्रश्न नहीं उठा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी संवैधानिक जो संस्था है उसके निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, विभिन्न कमीशन हो, अगर वो कोई ऐसा फैसला लेती है जो इनके अनुरूप ना हो तो ये लोग तुरंत पहले ही से ही प्रश्न उठा। सवाल तो आप ही पर उठ रहे हैं ना कि केंद्र में आप हैं, आप ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? अब दोष देने का समय आ गया है। तृणमूल वाले भाजपा को दोष देंगे, भाजपा वाले तृणमूल को दोष देंगे। भाजपा देश की सरकार चला रही है, तृणमूल प्रदेश की सरकार चला रही है। 70 साल आपने राज किया है, चुनाव आयोग की पूरी फंक्शनिंग को जानते हैं, कुछ नहीं कहेंगे 8 फेज पर? देखिए, इस पे मेरा कुछ कहना मुझे नहीं लगता सही होगा। कुछ किया होगा तो कुछ समझ बुझ के किया होगा, लेकिन ठीक है, अगर किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। लेफ्ट क्या कहेगा 34 साल राज के बाद? की देखचन की भावे देखचन। The main problem is not the segmentation of the election, but the main point is what we demand to the ECI is to ensure the voting right of the people. সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে এই যে পশ্চিমবাংলায় গত কয়েকটা নির্বাচনে মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকারটাই তো কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 34 साल तो आप पर ही आरोप लगे हैं, अब आज आप कैसे ये आरोप लगा रहे हैं? जनता से ही पूछ लेते हैं एक बार, क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि वोट देने के लिए आपत्ति है। वोट देने के लिए तो आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आपके पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के बेसिस हम वोट भी कर देंगे, जैसे तृणमूल और बीजेपी को, और वोट के बाद ये देखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की तरह टीएमसी की नेता बीजेपी में चला गया और बीजेपी के सुजाता खा की तरह वो तृणमूल में चला गया, तब हम किसके पास जाएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल वाम कांग्रेस से है, अगर इस अपकमिंग इलेक्शन में पब्लिक का ये कॉन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पाए और विधानसभा त्रिकोण हो गया तो आपका कोalition का पोजीशन क्या हो? कोalition तब देखा जाएगा, पहले वोट तो करिए। आप क्या कहेंगे? अभी 34 साल में का बाद ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आदमी लोग वोट नहीं दे पाया। ये जहाँ पे आप लोग ये प्रोग्राम अरेंज किया, ये जगह पे एक टाइम था जहाँ पे कोई ऑपोजिशन पार्टी को वोट देने का कोई हिसाब नहीं था, यहाँ पे वोट नहीं दिया जाता था। तो ये बात सही है? ये बात सही है, जनता खुद ही कह रही है ये बात सही है। आप बता दीजिए आपका क्या सवाल है? नहीं, मेरा एक प्रश्न है कांग्रेस और सीपीएम से कि अगर आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, खुद को असाम्प्रदायिक कह सकते हैं तो बीजेपी क्यों खुद को असाम्प्रदायिक नहीं बोल सकते? आप बताइए, सांप्रदायिकता के सवाल उठते हैं, आप कहते हैं कि वो एक धर्म की राजनीति पुष्टिकरण तुष्टीकरण करते हैं। आप ही बता दीजिए इस पर, कांग्रेस करे तो सही, दूसरे करे तो गलत। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अगर अपने आप को सांप्रदायिक कहता है, वो उसकी विचारधारा है, उसकी सोच है। कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा, कांग्रेस हमेशा से सेक्युलर पार्टी रही है, हमारी सोच सेक्युलर रही है और हम हमेशा सबको लेके चलना चाहते हैं, हमेशा से चले हैं और आगे भी चलेंगे। अब लेफ्ट कह रहे हैं, अब कह रहे हैं यही वोट नहीं कर पाते थे आप, तो यहाँ से एक के बाद एक एमएलए मुख्यमंत्री तक दिया आपने। अरे आईएसएफ तो एक न्यूली फंड पार्टी है ना, इसी की तरह हम अब तक कुछ नहीं जानेंगे। वो तो जो है पार्टी में
अब्बास सिद्दीकी। आप अपना जवाब तो दे दीजिए ना कि यहाँ पर ऑपोजिशन को वोट देने नहीं दिया जाता था, जनता सवाल कर रही है, वोट नहीं देने दे। ये जो वार्ड है ना 103 नंबर वार्ड, 5 साल आगे यहाँ पर तृणमूल का काउंसिलर था। आप ही पूछिए उनको कैसे जीता था वो तृणमूल का काउंसिलर, ये 103 नंबर वार्ड में है। बोल दीजिए ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है। नो 5 साल में काम ही नहीं हुआ। आप ही बता दीजिए क्या सवाल है आपका, आप बता दीजिए। इस जो 5 साल चल रहा है ना, इस पे कोई काम ही नहीं हुआ। अब देख लीजिए सुजन चक्रवर्ती जो एमएलए था ना, वो विधायक बोला खाल विधायक देंगे, जगह विधायक है जो लेफ्ट फ्रंट मिनिस्ट्री था। उस टाइम यहाँ का एमएलए था बुद्धदेव भट्टाचार्य जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर था। इसी जगह पे कोई ऑपोजिशन को वोट देने नहीं दिया करता था। ये वेस्ट जादवपुर में कोई ऑपोजिशन को वोट देने का कोई हक नहीं था। बताइए सवाल उठे आप। प्लीज आस्क द लेफ्ट फ्रंट कैंडिडेट एंड द साइमल्टेनियसली द कांग्रेस कैंडिडेट देयर अलायंस, इज इट टेम्पररी और परमानेंट? अरे 5 साल से तो चल रहा है, आप बता दीजिए आपका क्या सवाल है। मेरे एक ही क्वेश्चन है, आप जो बोल रहे हैं जे सीएम कौन बनेगा, तो हम बीजेपी के हिसाब से आपका सीएम कैंडिडेट कौन है और कांग्रेस और अलायंस उसका सीएम कैंडिडेट कौन है, वो बता दीजिए। किसका मुख्यमंत्री कब बनेगा इस चुनाव के बाद, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखते रहिए, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे सारे सवालों के जवाब नेताओं से। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चुनाव की बिसात पर मोहरा बने किसान। बंगाल में किसानों का हक मारने वालों की घंटी बजाओ शाम 7 बजे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन बेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉज। रूपा फ्रंटलाइन ब्रीफ्स एंड ड्रॉज विद इंपोर्टेड रबर वेस्टबैंड, ये आराम का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के करीब एक संदिग्ध कार मिली। हरे रंग की स्कॉर्पियो कार के भीतर से विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाले करीब 20 जिलेटिन छड़े बरामद किए गए। गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट भी लगा हुआ था। कार पर जो नंबर लगा है, हैरानी की बात यह है कि ये नंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड एक लैंड रोवर गाड़ी का नंबर है। साथ ही संदिग्ध कार से कई और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। इस बात की जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने एंटीलिया के पास विजय स्टोर्स नाम की दुकान का सीसीटीवी खंगाला, जिसमें दिखा कि बुधवार देर रात 1 बजे इलाके में स्कॉर्पियो पार्क की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार से पता चला कि स्कॉर्पियो में मौजूद शख्स लंबे वक्त तक बाहर ही नहीं निकला। स्कॉर्पियो के अलावा सफेद रंग की गाड़ी भी वहां मौजूद थी। एंटीलिया के पास जिलेटिन छड़ों से भरी स्कॉर्पियो का असली मालिक कौन है, पुलिस आरटीओ की मदद से अब इसकी गहरी छानबीन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध स्कॉर्पियो से जो नंबर प्लेट बरामद हुई है, इनमें से कुछ मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगी गाड़ियों के नंबर प्लेट से मैच खाती है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। सूत्रों का दावा है कि स्कॉर्पियो में धमकी भरा एक लेटर भी बरामद हुआ है। एंटीलिया की सुरक्षा इसको लेकर बढ़ा दी गई है। मुकेश अंबानी के पास पहले से Z+ और उनकी पत्नी नीता के पास Y कैटेगरी की सिक्योरिटी है। वहीं मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुकेश अंबानी के खिलाफ गहरी साजिश की आशंका पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि जो भी असलियत है वो जांच में जल्द सामने आ जाएगी। और अब किसान आंदोलन की कुछ खबरें इत्मीनान से। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन अब भी जारी है। किसान संगठन आज युवा किसान दिवस मनाने वाले हैं। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के सभी मंचों का संचालन युवा करेंगे। किसान संगठन ग्लोबल लाइव वेबिनार भी करेंगे, जिसमें दुनिया भर के किसान नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस वेबिनार में तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होगी, तो वहीं इसमें आम लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। आंदोलन पर डटे किसानों से सरकार ने फिर से बातचीत की पहल शुरू की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र आंदोलनकारी किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, पर किसान संघ पहले सरकारी प्रस्ताव पर जवाब तो दें।
हमने 12 दौर की बात पर जवाब अब तक नहीं मिला है। हालांकि किसान संगठनों के प्लान और सियासी समर्थन के बाद लगता नहीं कि बातचीत जल्द शुरू हो पाएगी। किसान बाहुल्य राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठनों को लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। दिल्ली में कांग्रेस के किसान नेता आज कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगे। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार 3 महीने में किसानों के मुद्दे को अनदेखी कर रही है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान लगातार अलग अलग और नए तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। सहारनपुर में माजरा के किसानों ने विरोध के लिए अपनी खड़ी गेहूं की फसल पर ही ट्रैक्टर चला दिया। हरियाणा के जींद में किसान सिर के बल उल्टा खड़ा हो गया। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में एक युवा किसान ने आंदोलन में शामिल होने के लिए 500 किलोमीटर की दौड़ लगा दी और 10 दिन में दिल्ली का सफर पूरा करने का लक्ष्य बना डाला। 26 जनवरी की लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की याचिका पर आज 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। दीप सिद्धू ने की है निष्पक्ष जांच की मांग। दीप सिद्धू ने 30 हजारी कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि मैं गलत समय में गलत। क्या कह रहे हैं, गणतंत्र का क्या सवाल है? जिस सवाल का जवाब আরে তৃণমূল বলছে গণতন্ত্রের কথা। আমি শুধু একটা প্রশ্ন করি, 2018 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর যদি তৃণমূল গণতন্ত্রের কথা বলে থুতু ফেলে আবার চেটে নিতে হবে তাকে। बहुत बड़ी बात कह दी कि ये एक तो सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे आप 2018 की अभी हिंसा के बाद दोबारा 2021? देखिए, बंगाल के चुनाव हिंसात्मक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो हमेशा सभी ने देखा है। ठीक है, देखते हैं इस बार हो सकता है शायद कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर साहब सबकी नजरें यहाँ पे हैं। हो सकता है कि इस बार हिंसा थोड़ी कम हो। कांग्रेस का क्या किरदार रहेगा ये तो बताना भूल ही गए। ये बता दीजिए निखिल जी, इस बार चुनाव में बड़े मुद्दे 3 क्या होंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ जो है सो करप्शन का, कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का और सिक्योरिटी का मुद्दा है। जिस तरह से जेएमबी का और आईएस का यहाँ पर अड्डा पाया जाता है, जिस तरह से गांव-गांव में तोलाबाजी हो रहा है, लोगों को करप्शन की वजह से लोगों की जीवनचर्या में जो है। पेट्रोल के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, जनता पूछ रही है। देखिए, और एक और मुद्दा रहेगा। अरे जाके देख लीजिए, गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को, जिसने स्वर्ग न देखा हो देख आए गुजरात को। शायर और शायरी का अंत नहीं है राजनीति में। आप ही बता दीजिए क्या होगा? कटमनी का आरोप और दूसरी ओर बाकी सारे सवाल। आपने पूछा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सभी को पता है ममता दी बनेगी। मैं आपको और एक बात बता दूं, जो 2024 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री भी बनेगी। बंगाल का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। यहाँ आरएसएस आइडियोलॉजी का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये जितना मैनेज करने की कोशिश करे, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 240-250 सीट लेकर जीतने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जनता है जो सवाल करेगी, हाथ उठाएगी और बताएगी कि आखिरकार इस पक्ष से उस पक्ष, विपक्ष या निष्पक्ष, इस बार क्या होगा चुनाव में, मतदान में, जैसा कुछ भी जनता से पूछते हैं। क्या कहेंगे? आपका क्या सवाल है? क्या पूछ रहे थे आप? मेरा सवाल बीजेपी से है। ये प्रवक्ता अभी बोले कि करप्शन फ्री बंगाल करेंगे। इन लोग का बंगाल का नारा है कि सोनार बांग्ला करेंगे। तो सोनार बांग्ला स्कैम्स में जुड़े हुए सब नेता, तृणमूल का नेताओं को लेके वो कैसे सोनार बांग्ला करेंगे? बता दीजिए, देख लीजिए, एक के बाद एक सवाल आएंगे और इस बार आपको बताते हैं कि जनता के सवाल जारी रहेंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम पर। एक ऐसा शो जो आपके सवाल सीधा नेता तक पहुंचाए। देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज पर आपको रखे आगे। एम से मोदी, एम से ममता, एम से मुसलमान। बंगाल विजय का एम फैक्टर भारत की बात में शाम 7:30 बजे। हर शहर बोले अपनी जीत हो, पूरी टीम वेक्टर्स बोले अपनी जीत हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के करीब एक संदिग्ध कार मिली। हरे रंग की स्कॉर्पियो कार के भीतर से विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाले करीब 20 जिलेटिन छड़े बरामद किए गए। गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट भी लगा हुआ था। कार पर जो नंबर लगा है, हैरानी की बात यह है कि ये नंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड एक लैंड रोवर गाड़ी का नंबर है। साथ ही संदिग्ध कार से कई और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है।
इस बात की जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने एंटीलिया के पास विजय स्टोर्स नाम की दुकान का सीसीटीवी खंगाला, जिसमें दिखा कि बुधवार देर रात 1 बजे इलाके में स्कॉर्पियो पार्क की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार से पता चला कि स्कॉर्पियो में मौजूद शख्स लंबे वक्त तक बाहर ही नहीं निकला। स्कॉर्पियो के अलावा सफेद रंग की गाड़ी भी वहां मौजूद थी। एंटीलिया के पास जिलेटिन छड़ों से भरी स्कॉर्पियो का असली मालिक कौन है? पुलिस आरटीओ की मदद से अब इसकी गहरी छानबीन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध स्कॉर्पियो से जो नंबर प्लेट बरामद हुई है, इनमें से कुछ मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगी गाड़ियों के नंबर प्लेट से मैच खाती है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। सूत्रों का दावा है कि स्कॉर्पियो में धमकी भरा एक लेटर भी बरामद हुआ है। एंटीलिया की सुरक्षा इसको लेकर बढ़ा दी गई है। मुकेश अंबानी के पास पहले से Z+ और उनकी पत्नी नीता के पास Y कैटेगरी की सिक्योरिटी है। वहीं मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुकेश अंबानी के खिलाफ गहरी साजिश की आशंका पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि जो भी असलियत है वो जांच में जल्द सामने आ जाएगी। और अब किसान आंदोलन की कुछ खबरें इत्मीनान से। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन अब भी जारी है। किसान संगठन आज युवा किसान दिवस मनाने वाले हैं। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के सभी मंचों का संचालन युवा करेंगे। किसान संगठन ग्लोबल लाइव वेबिनार भी करेंगे, जिसमें दुनिया भर के किसान नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस वेबिनार में तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होगी, तो वहीं इसमें आम लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। आंदोलन पर डटे किसानों से सरकार ने फिर से बातचीत की पहल शुरू की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र आंदोलनकारी किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, पर किसान संघ पहले सरकारी प्रस्ताव पर जवाब तो दें। हमने 12 दौर की बात पर जवाब अब तक नहीं मिला है। हालांकि किसान संगठनों के प्लान और सियासी समर्थन के बाद लगता नहीं कि बातचीत जल्द शुरू हो पाएगी। किसान बाहुल्य राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठनों को लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। दिल्ली में कांग्रेस के किसान नेता आज कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगे। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार 3 महीने में किसानों के मुद्दे को अनदेखी कर रही है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान लगातार अलग अलग और नए तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। सहारनपुर में माजरा के किसानों ने विरोध के लिए अपनी खड़ी गेहूं की फसल पर ही ट्रैक्टर चला दिया। हरियाणा के जींद में किसान सिर के बल उल्टा खड़ा हो गया। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में एक युवा किसान ने आंदोलन में शामिल होने के लिए 500 किलोमीटर की दौड़ लगा दी और 10 दिन में दिल्ली का सफर पूरा करने का लक्ष्य बना डाला। 26 जनवरी की लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की याचिका पर आज 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। दीप सिद्धू ने की है निष्पक्ष जांच की मांग। दीप सिद्धू ने 30 हजारी कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि मैं गलत समय में गलत जगह मौजूद था, लोगों को समझा रहा था पुलिस पर हमला ना करें। दीप सिद्धू इस वक्त 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और तिहाड़ में बंद है। कुछ और अहम खबरें जानिए इत्मीनान से। किसान आंदोलन और किसान पंचायतों के बीच आज व्यापार संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। जीएसटी, तेल की बढ़ती कीमतों और ई-वे बिल को लेकर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स वकील के संगठन इस बंद में शामिल होंगे। करीब 8 करोड़ व्यापारी इस भारत बंद में शामिल होने वाले हैं। व्यापारियों के इस बंद को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना समर्थन दिया है। कल कोलकाता में ममता बनर्जी स्कूटी पर सवार दिखी। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोलकाता में स्कूटी चलाई। ममता बनर्जी स्कूटी पर कभी पीछे बैठी तो कभी खुद ही ड्राइविंग की। स्मृति ईरानी ने भी कोलकाता की सड़कों पर फर्राटा भरा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ये स्कूटी वाली सियासत है। महंगे तेल के खिलाफ ममता बनर्जी कल ई स्कूटी पर सवार हुई थी, तो आज स्मृति ईरानी ममता के खिलाफ
पेट्रोल वाली स्कूटी पर बैठी दिखी। कोलकाता की गलियों में स्कूटी के अलावा स्मृति ने गाड़ी से रोड शो भी किया और ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी का वक्त बंगाल में खत्म हो गया है। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय बिरला टीएमटी स्टील, अपनी देश सा मजबूत। चुनाव की बिसात पर मोहरा बने किसान। बंगाल में किसानों का हक मारने वालों की घंटी बजाओ शाम 7 बजे। कोरोना काल में ओरिजिनल विटामिन ए, डी, ई एवं एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला तथा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 5 राज्यों में बज गया है चुनावी बिगुल। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग, 29 अप्रैल को आखिरी दौर के वोट पड़ेंगे। बाकी राज्यों के साथ 2 मई को आएंगे बंगाल के चुनाव नतीजे। असम में इस बार 3 चरणों में होगा चुनाव। 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। 2 मई को वोटों की गिनती होगी। असम में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में होगा चुनाव। तीनों जगह 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। 6 मई को सबके साथ आएंगे चुनाव के नतीजे। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में इस बार वोटिंग का वक्त 1 घंटे बढ़ाया। चुनाव तारीखों के ऐलान से कुछ घंटे पहले ममता बनर्जी ने कामगारों को दिया चुनावी तोहफा। कामगारों का दैनिक वेतन बढ़ाया। इससे तकरीबन 56,000 मजदूरों के परिवारों को मिलेगा फायदा। आज सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर पूजा पाठ किया गया। जगन्नाथ पूजा और महायज्ञ का आयोजन हुआ। ममता के घर पूजा में शामिल हुए भतीजे अभिषेक बनर्जी साल में 2 बार घर पर ममता ये पूजा करवाती हैं। अगले हफ्ते फिर कोलकाता दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 2 और 3 मार्च को कोलकाता में करेंगे बीजेपी का प्रचार। दोनों दिन कोलकाता की गलियों में बड़ा रोड शो होगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर। बालूर घाट में बड़ी रैली करके ममता सरकार पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में न मां सुरक्षित है, न माटी और न ही मनुष्य। बंगाल के चुनावी रण में उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में निकाला रोड शो। भारी भीड़ दिखी। 24 परगना में रोड शो के दौरान स्कूटी भी चलाती दिखी स्मृति ईरानी। कल सीएम ममता बनर्जी ने भी स्कूटर की सवारी करके पेट्रोल की कीमतों का विरोध जताया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मेगा रैली कर सकती हैं। मोदी सरकार के खिलाफ गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी कुनबे को एक मंच पर जोड़ने की तैयारी में है ममता। ममता ने महारैली के लिए शरद पवार, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, शरद यादव चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू और एचडी कुमारस्वामी समेत कई नेताओं को न्योता भेजा। बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट नंदीग्राम से लड़ेगी चुनाव। यहां से ममता भी चुनाव लड़ने की बात कह चुकी हैं। अब्बास सिद्दीकी ने कहा, गठबंधन में लेफ्ट से 30 सीट मिलने का समझौता हुआ। कांग्रेस से चल रही है बात। हम गठबंधन में 70-80 सीट चाहते हैं। कोयला घोटाले में पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी की एक साथ कई जगह छापेमारी। एक व्यवसायी से जुड़ रहे हैं नेताओं तक घूस पहुंचाने के लिंक की सीबीआई कर रही है जांच। मेट्रो मैन नाम से मशहूर ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हुए। केरल के मल्लापुरम में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। श्रीधरन के आने से केरल चुनाव में बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। चुनाव से पहले केरल में सड़क पर उतरे कांग्रेस सांसद शशि थरूर। सचिवालय के बाहर महंगे तेल के खिलाफ गाड़ी को रस्सी से खींचकर किया प्रदर्शन। केरल में लेफ्ट की पिनराई विजयन की सरकार है। सूरत नगर निगम में अपनी पार्टी के पार्षदों से आज मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले, आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है। सदन के अंदर उनकी नानी याद दिला देना, लेकिन कोई गलत काम नहीं होने देना।
प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा मैं तभी दूंगा जब मंदिर के साथ चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे के लिए चंदा जुटाया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बांधे सबको एक धागे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ के साथ। आज बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की